गाइस वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अगर आपका ड्रीम था किसी बिग कंट्री में जाने का, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूएसए, या फिर आपको घूमने का शौक है, वीडियो रहने वाली है आपके लिए बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ एक ऐसी वीजा कैटेगरी की। तो अगर आपके पास ये वीजा कैटेगरी है तो ये बन सकता है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम, आपके ड्रीम फुलफिल करने के लिए, फिर चाहे वो हो बिग कंट्री का, फिर चाहे वो हो घूमने का। यस, मैं बात कर रही हूँ शेंगन वीजा की, जो कि यूके में या फिर यूके के बाहर से आप अप्लाई कर सकते हो यूरोप के लिए, जिसमें कि काफ़ी कंट्रीज आ जाती हैं जिनमें आप घूम सकते हो। तो क्या प्रोसेस रहता है, क्या कॉस्ट होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको विद इन यूके, यूके के बाहर से, या फिर आप किसी पर्टिकुलर वीज़ा कैटेगरी पे हो यूके में, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए लगेंगे, ये सारी की सारी जो डिस्कशन है आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ। तो डोंट स्किप दिस वीडियो अगर आप यूके में हो ऑन किसी भी वीज़ा कैटेगरी। तो आज की वीडियो में सिंगल नहीं बना रही, आज की वीडियो में मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे पर्सन को जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि आपको अच्छे से बता पाएंगे कि क्या रूल्स रहते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या कॉस्ट होती है, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं डायरेक्टली जो स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड आपको मिलवाती हूँ उनसे। आपने इनको पहले भी मेरी काफ़ी वीडियोस में देख लिया होगा, मुझे लग नहीं रहा कि इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, स्टिल मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो ये है निखिल। हाय निखिल। हाय हाय ऑल, कैसे हो गुरप्रीत? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। ऑल गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। जी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शेंगन वीज़ा के बारे में। थोड़ा-सा मैंने बता दिया है, डिटेलिंग में आप बता सकते हो। तो अगर आप कुछ ऐड करना चाहोगे स्टार्टिंग में कि शेंगन वीज़ा होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ओके, सो शेंजन वीजा इस तरीके का वीजा होता है जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, उनमें से कुछ कंट्रीज को एक पार्ट में लाके शेंजन एरिया बोल दिया गया। तो जब भी आपको ये वीजा ग्रांट होगा, आपके लिए वो सारी कंट्रीज ओपन हो जाती हैं, जिसको हम शेंजन वीजा बोलते हैं। जी। तो बेसिकली यूरोप की कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर आती हैं, जिनमें आप ट्रैवल कर सकते हो सिर्फ एक ये वीज़ा होने का। तो जी। अप्रॉक्सिमेटली निखिल कितनी कंट्रीज रहती हैं अगर आपको वन टाइम शेंगन वीज़ा मिल सकता है जिनमें आप विजिट कर सकते हो? क्या ऐसा पर्टिकुलर कुछ होता है कि पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए पर्टिकुलर आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, या फिर एक ही वीज़ा में आप सारी की सारी उन कंट्रीज में विजिट कर सकते हो? ओके, सो मैं आपके पहले क्वेश्चन पे आता हूँ, जो है कि कितनी कंट्रीज इसमें ओपन होती हैं। दैट इज 26 प्लस कंट्रीज। एंड योर सेकंड क्वेश्चन कि लेट्स से कि आप किसी भी कंट्री के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स से मैं एग्जांपल लूंगा, लाइक ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, इटली, जर्मनी, लुथानिया, लातविया एंड मेनी मोर। आप किसी भी कंट्री का वीजा लेते हैं, सो आपके लिए जो बाकी की 26 27 कंट्रीज होंगी वो भी ओपन हो जाती हैं सेम ही वीजा। ओके। जी। तो बेसिकली ड्यूरेशन कितनी रहती है? क्योंकि अगर इतनी कंट्रीज़ मिल रही है तो घूमने के लिए टाइम भी चाहिए, तो अप्रॉक्सिमेटली कितनी देर का ये वीज़ा होता है जिसमें आप ये ट्रैवल कर सकते हो? जी, सो वो टोटली डिपेंड करेगा एक इंडिविजुअल के केस पे। लाइक अगर आप शेंजन वीजा अप्लाई कर रहे हो फर्स्ट टाइम एंड आपकी आइटनरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सो कुछ केसेस में हमारे पास जो वीजा रिसीव होते हैं वो उसी ड्यूरेशन के होते हैं जिस टाइम की आपकी आइटनरी होती है। सेकेंड थिंग, मैं बात करूंगा कि मैक्सिमम फर्स्ट टाइम में कितना वीजा निकल पाता है। दैट इज ऑफ 90 डेज। ओके, 3 मंथ्स, 6 मंथ का नहीं? जी, क्योंकि 3 पहले मंथ्स का मुझे आप ये 90 लगता डेज था कैसे भी ले मंथ सकते का हैं। होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि लेटर ऑन, लाइक अगर किसी ने फर्स्ट टाइम अप्लाई करा है तो वो 3 मंथ की ड्यूरेशन का है, लेटर ऑन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वो अप्लाई करते हैं तो वो मोर देन 3 मंथ का मिलता है, 6 मंथ या ऐसा कुछ, या पर्टिकुलर 3 मंथ का ही रहती है ड्यूरेशन? राइट। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे कि बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया। इनके वीजाज आपको एक एक साल तक के भी जो है वो रिसीव हो जाते हैं जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं। एंड यू हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग आइटनरी, आप पिछली बार गए थे और लाइक इन योर टाइम ड्यूरेशन यू आर कमिंग बैक, सो आपको जो ये वीजा है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी ग्रांट हो जाता है। ओके, ठीक है। जी। तो ये तो बेसिक कुछ क्वेश्चन थे जो शेंगन वीज़ा के बारे में होते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। तो अगर किसी ने शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या प्रोसेस रहता है? विद इन यूके या फिर यूके के बाहर से भी बोलूँ मैं, ऑलमोस्ट प्रोसेस तो सेम ही रहता है, पर क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती है वीज़ा लेने के लिए? ओके, सो बीइंग अ कंसल्टेंट एक चीज बताऊंगा, जब भी आप कभी शेंजन वीजा के लिए प्लान करते हैं, राइट, सो आपको हमेशा ये देखना होता है कि लेट्स से आपकी आइटनरी में आपने कंट्री दिखाई कि मुझे भाई लुथानिया जाना है, लातविया जाना है, ठीक है, या फिर पोलैंड जाना है, राइट। सो आपको सबसे पहले उस कंट्री की एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करनी होगी। साथ ही साथ आप उसकी आप ये रिसर्च करोगे कि वो कंट्री क्या वीएफएस सेंटर में आती है या टीएलएस सेंटर में आती है। वो जिस भी सेंटर में आती है, आपको उसकी एक अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी सॉरी होती है। सॉरी दैट टू इज इंटरप्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है जो चीज़ आपने बोली? बीएफएस सॉरी, एंड टीएफएस?
जो ओके, 2 चीज़ें सो आपने बोली इनमें क्या डिफरेंस जी, रहता जी। है? मैं बात करता हूँ जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, हंगरी, ओके, इनका जो सेंटर है यानी कि जो इनका कॉन्सुलेट एम्बेसी सेंटर है दैट इज़ विद इन द होल्ड ऑफ वीएफएस, राइट? वीएफएस एक एजेंसी है जो कि आपके बायोमेट्रिक्स को और आपकी डॉक्यूमेंटेशन को कलेक्ट करती है। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पेन की, बात कर रहा हूँ मैं स्विट्जरलैंड की, बात कर रहा हूँ मैं आई थिंक आपका स्वीडन इसके अंदर आता है। तो अगर मैं इनकी बात करूंगा तो ये आपके जो है वो टीएलएस सेंटर के अंदर जाते हैं। ये मैं यूके ओके, से बात कर रहा हूँ, राइट? ओके, जी। ओके। तो हम किस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे? प्रोसेस के बारे में। तो हाँ, इसके फॉर्म फिलिंग के बाद नेक्स्ट क्या स्टेप्स रहते हैं? आई डिडंट गॉट योर क्वेश्चन, सॉरी। हम बात कर रहे थे प्रोसेस की, तो आप जी। प्रोसेस के बारे में बता रहे थे और मैंने आपको सो इंटरप्ट कर दिया। तो आप फॉर्म की जी, जी, बात कर रहे थे कि कौन से सेंटर्स में आते हैं जी, और कौन से सेंटर का फॉर्म की अपॉइंटमेंट आपको मिलती है। तो आप राइट। कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर आप एप्लीकेशन की बात करते हैं, आपका फर्स्ट स्टेप हुआ कि आपने अपॉइंटमेंट को बुक कर लिया, राइट? अब ओके, जब भी आपको उस अपॉइंटमेंट में जाना है, आपकी बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो एक तरफ हो गई, बट उस कंट्री की आपसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है? उस कंट्री की फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये आती है कि आपने जो अपनी शेंजेन का वीजा फॉर्म है उसको तो फाइल करना ही करना है। पर्टिकुलर उस कंट्री का जो फॉर्म है, आप उसको भी फिल करके देंगे एंड ऑनलाइन सबमिट करेंगे। मैं एग्जांपल लूंगा, लेट्स से अगर मैं लातविया की बात करता हूँ, ठीक है? तो उसमें आपको ऑनलाइन फिल करना होता है, बट अगर यही मैं बात करूंगा हंगरी की, तो उसमें कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहा। आप नॉर्मली जो शेंजेन का फॉर्म लेके जाते हैं बस वही लेके जाना है। सो इट विल डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री, आप किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ओके। अगर हम तो बाकी उसके अकॉर्डिंग 6 कंट्रीज पे जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी। या जी, तो थोड़ी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है बेसिकली फॉर्म फिलिंग की। राइट। तो बेसिक प्रोसेस यही रहता है कि आपने फॉर्म फिल करना होता है, अपॉइंटमेंट की डेट लेनी होती है जी, एंड अपॉइंटमेंट अटेंड करनी होती है बेसिकली। तो राइट। अपॉइंटमेंट के बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि इस सब प्रोसेस में मेन जो चीज़ है वो डॉक्यूमेंट होते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म्स के अलावा अगर आपको शेंगन वीज़ा चाहिए। जी। ओके, सो अब मैं आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूँ। सो फिर से बोलूँगा कि अगर आप डीप डाउन जाएँगे इट विल बी अ लेंथी वीडियो, क्योंकि अलग-अलग वीज़ा कैटेगरीज़ पे बच्चा यूके में है। कोई टियर 2 पे है तो कोई मैं बात करूँगा एज़ अ स्टूडेंट है, या फिर कोई किसी और वीज़ा कैटेगरी पे है। सो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं दैट इज़ योर एसओपी, जो आप अपनी आइटिनरीज़ प्लान कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है। उसके बाद बात करूँगा मैं आपका जितने भी आपके लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपके स्ट्रॉन्ग टाइज एंड कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स जिसमें आप ये शो कर पा रहे हो कि दैट यू विल बी रिटर्निंग बैक टू यूके, ठीक है? फिर अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ चीजें लिख के रखी थी जो कि आजकल मांगी जाती हैं। टेबल ऑफ बेनिफिट्स, वो भी एक सेकंड चैप्टर है ट्रैवल इंश्योरेंस का, वो भी बहुत जरूरी होता है। फिर अगर मैं बात करूं किसी किसी केसेस में इनवॉइसेस मांगे जाते हैं आपकी टिकट्स के, यानी कि आपने टिकट करी तो बच्चों से काफी हमारे केसेस में बच्चों से इनवॉइस मांगा गया, तो हम उनको वो इनवॉइस भी फिर प्रोवाइड कराते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टिकट्स हैं वो मेरी अब एडवाइस है कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, जो टिकट्स होती हैं ना वो सारी जेन्युइन परचेज करके आप लोग यूज करिए। अगर आप नॉर्मल टिकट्स बुकिंग शो कर रहे हैं या डमी टिकट, 95% का रिफ्यूजल रेशियो आ रहा है एट दिस मोमेंट। ओके। सो दीज आर या द बेसिक रिफंडेबल डॉक्यूमेंट्स टिकट्स हो व्हाट जाती या रिफंडेबल टिकट्स हो जाती हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही जी, चार्ज जी, पड़ता है, थोड़े ही मतलब 10-15 पाउंड आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। डमी टिकट को खरीदने के भी आपके राइट, जो चार्जेस है वो होते हैं, तो बेटर है कि आप एक्चुअली में रिफंडेबल टिकट्स बुक कर लो, तो आपको राइट, पार्शियली रिफंड हो जाता है 80 टू 90% डिपेंड्स अपॉन कि आप किस जी, फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सेम ही होने वाला था, आपने पहले ही आंसर दे दिया कि अगर कोई वर्क वीज़ा पे है या फिर अगर कोई स्टूडेंट है, तो बेसिकली क्या जो डॉक्यूमेंट है वो मेजर चेंजेस रहते हैं दोनों के बीच में। तो थोड़ा-सा अगर आप बता पाओ, आई नो थोड़ा लेंथी हो जाता है हर डॉक्यूमेंट को मेंशन फॉर श्योर, करना, बट अगर आप जी। या ऑलराइट, सो ब्रीफ करता हूँ पहले एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है? ओके, स्टूडेंट अगर है तो उनका एनरोलमेंट लेटर मैंडेटरी है, राइट? अगर वो अपनी वैकेशंस जो कि नॉर्मली जेन्युइन वैकेशंस हैं उन ड्यूरेशन में अगर अपना वीजा फाइल करना चाहते हैं, तो वो एज अ हेल्पिंग डॉक्यूमेंट अपना क्या बोलते हैं हम इसको, जो भी आपका यूनिवर्सिटी लेटर होता है जिसमें वैकेशन शो हो रही होती है, टर्म टाइम लेटर, सॉरी फॉर दैट, वो चीज हमारे को चाहिए होती है। साथ ही साथ अगर आप पार्ट टाइम कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो आप अपने फंड शो कर सकते हो उस जॉब के थ्रू, नहीं तो आप कंसेंट लेटर्स के थ्रू ये शो कर सकते हो लाइक योर फैमिली स्पॉन्सरिंग दैट ट्रिप।
फिर अगर मैं बात करूं द सेम थिंग, आपकी अकोमोडेशन जो कि लास्ट टाइम बताने मिस हो गई थी, साथ ही साथ ट्रैवल इंश्योरेंस, फिर फ्लाइट बुकिंग, सेम जो भी हमने बात करी, और कुछ डिपेंड करता है केस टू केस पे कि बच्चे का केस क्या है। अगर एडिशनल को डॉक्यूमेंट ऐड ऑन होना होता है तो वो करा के दिया। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट ऑफ टीयर 2, जो भी टीयर 2 या स्किल्ड वर्कर वीजा पे बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेगी। आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट्स, ये चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। ओके, सही है। तो इसके बाद मैं बात करूंगी कॉस्ट की। जो लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कितनी ओवरऑल कॉस्ट रहती है अगर किसी ने शेंगन वीजा अप्लाई करना है। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ अपॉइंटमेंट कॉस्ट, कि आप एक एक पॉइंट करके बात करूंगा। जब भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो किसी भी कंट्री की, दैट विल वेरी फ्रॉम 60 पाउंड्स टू 90 पाउंड्स। हर कंट्री की डिफरेंट, आपको 10-12 पाउंड का डिफरेंस कहीं पे भी आसानी से मिल सकता है। फिर बात करूंगा कि ये तो हो गई अपॉइंटमेंट कॉस्ट जो आपको देनी है। फिर आप ट्रैवल इंश्योरेंस अलग से कराएंगे, उसकी कॉस्टिंग भी आपकी एटलीस्ट आ जाती है, अगर सिंगल पर्सन की बात करोगे 25 के अराउंड, 25 पाउंड के अराउंड खर्चा हो जाता है। अगर फैमिली है सो दैट विल वेरी एज वेल। फिर अगर मैं बात करूं फ्लाइट बुकिंग्स, जैसा कि मैंने बोला कि जेन्युइन आपको लगानी है, चाहे उसमें आपके 100 या फिर 150 या फिर 130 जो भी लग रहे हो, वो रिफंडेबल होते हैं। बस 20-25 पाउंड का आपको उसमें लॉस होता है, बट आपका जो वीजा है वो ग्रांट हो जाता है। सो इस तरीके की कुछ कॉस्टिंग है जो आपकी उसमें आती है शेंगन वीजा। तो जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो, क्या उस टाइम पे आपसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं? उस टाइम के पे कोई कॉस्ट होती है? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। सेम ब्रीफ करना चाहूंगा। अगर यही मैं बात करूंगा लेट्स से हंगरी की, ठीक है, तो मैंने हंगरी की अपॉइंटमेंट बुक करी, तो एम्बेसी ने मुझे व्हाइल द टाइम आई वाज बुकिंग दैट अपॉइंटमेंट मुझसे 24 पाउंड काट लिए, ठीक है। एंड जो मेरी फीस थी दैट वाज ऑफ 100 पाउंड, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो जो बचे हुए 76 पाउंड होंगे ना, 24 उन्होंने मेरे डिडक्ट कर लिए, तो 76 बच गए। तो जो 76 है वो मुझे वहां पर जाके पे करना है। सो दिस इज लाइक वो चार्ज करते हैं। सेकंड क्या आता है कि उन्होंने आपसे वाइल बुकिंग योर अपॉइंटमेंट कुछ भी चार्ज नहीं किया। डेनमार्क का एग्जांपल लूंगा कि उन्होंने आपकी एप्लीकेशन के टाइम पे एक भी पाउंड चार्ज नहीं किया, बट जब आप उनकी कंट्री का फॉर्म भर रहे होगे तो 70-80 यूरोस के अराउंड की फीस होती है, वो उस टाइम पे डिडक्ट करते हैं, और किसी किसी केसेस में आप वहीं जाके पूरी फीस पे करते हैं। ओके, इट मीन्स अराउंड 250 से 300 के बीच में आपकी ओवरऑल कॉस्ट रहती है फॉर्म फिलिंग से लेके अपॉइंटमेंट तक। कम भी हो सकती राइट, है, वैसे करता है कंट्रीज टू कंट्रीज, पर 250 से लेके 300 के बीच में आपकी पूरी कॉस्ट हो सकती है फॉर्म एब्सोल्युटली। फिलिंग एंड अपॉइंटमेंट एवरीथिंग। ओके, जी, तो इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। मुझे इस वीज़ा कैटेगरी के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पुट करूंगी। क्वेश्चन पुट करा था कि अगर कोई स्टूडेंट है या फिर किसी और वीज़ा कैटेगरी पे है जिन्होंने वीज़ा यहाँ पे स्विच करना है, चेंज करना है, लाइक स्टूडेंट पीएसडब्ल्यू पे जाते हैं या फिर कोई टियर 2 वीज़ा पे जाता है, तो जिस टाइम पे उनकी एप्लीकेशन होती है ऑन प्रोसेस, लाइक अगर यूके वीआई की एम्बेसी में है, क्या उस जी। ड्यूरेशन के बीच में वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं शेंगन वीज़ा? क्या सक्सेस रेट रहता है? ओके, सो मैं आपको इसका बहुत सिंपल सा आंसर दूंगा, आई वोंट कॉम्प्लिकेट इट। अगर आपने अभी अपना वीजा फाइल किया है, आप एक्स वीजा पे हो, कोई भी वीजा हो सकता है, वाई वीजा पे स्विच कर रहे हो, राइट, आपने अपनी एप्लीकेशन को फाइल किया है, उस टाइम पे आपके पास एट लीस्ट 3 मंथ्स का जो वीजा स्टेटस है वो होना चाहिए, राइट। ओके, सो आपकी क्वेरी का आंसर हमेशा पॉजिटिव मैनर में आएगा। जी, ओके, और इन केस अगर वो नहीं है तो इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं रेट है नहीं तो रहे। मैं ये कहूंगा टिल द टाइम आपका उसका कोई डिसीजन आता है, क्योंकि जब तक उसका डिसीजन आएगा वो लॉन्ग टर्म का आएगा, तो उस टाइम पे आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट्स को पिक करके रखिए जी, फॉर अ सेफर ओके, साइड। ओके, तो इसके साथ जो सेकंड क्वेश्चन किसी ने पुट करा है कि अपॉइंटमेंट डेट कितनी जल्दी मिल जाती है? क्या कोई लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ता है या फिर नियर बाय अपॉइंटमेंट डेट्स अवेलेबल होती हैं? सो जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके हमारे इंग्लैंड के अंदर 3 मेजर है। ओके, एक तो स्कॉटलैंड में आता है जो कि एडिनबर्ग में वीएफएस का सेंटर है, राइट। सेकंड वन इज इन मैनचेस्टर एंड द थर्ड वन इज इन लंदन। सो मोस्टली बच्चों को चाहिए होता है कि मुझे लंदन में मिल जाए या मैनचेस्टर में मिल जाए, बट ऐसा नहीं हो पाता। सो अगर आप चाहते हो कि आपको एम्प्टी स्लॉट्स अवेलेबल हो, तो आप एडिनबर्ग पे ज्यादा चेक कर सकते हो, एंड दैट विल वेरी एज वेल। फिर से बोलूंगा कि कौन सी कंट्री का चेक कर रहे हो और किस टाइम का चेक कर रहे हो। सो यू हैव टू लाइक लुक इनटू दैट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन।
तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे जाना है, किस कंट्री में, और आप कहाँ का बुक करते हो, किस जी, जगह का, एंड कब वहाँ पे स्लॉट की राइट, अवेलेबिलिटी। तो ये तो जी। बात होगी। अब इसके बाद किसी ने क्वेश्चन पुट करा था कि अगर इन केस वो शेंगन वीज़ा पे ओवरस्टे कर लेते हैं पर्टिकुलर किसी कंट्री में, लाइक फॉर एग्जांपल उनका 3 मंथ का वीज़ा है एंड वो लास्ट मंथ में जी। विज़िट कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न उनका ओवरस्टे हो जाता है। तो क्या उस केस में जो वो नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे शेंगन के लिए, उस पे अफ़ेक्ट होगा कि नहीं होगा? ओके, सो मैं आप ही के उस पॉइंट पे आता हूँ कि पहली बात तो उन्होंने वायलेट किया रूल्स को, फर्स्ट टाइम, ठीक है? जो कि नहीं होना चाहिए था। हुँ। अगर उनके पास कोई जेन्युइन प्रूफ है कि लेट्स से मेरे को इस कंट्री में भी रुकना पड़ रहा है ड्यू टू एक्स वाई जी रीज़न, वो कुछ भी हो सकता है। तो पहली मेरी चीज़ कि मैं एम्बेसी को इन्फॉर्म करूँ, जो सबसे पहला स्टेप होता है। आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करने के बाद आप नॉर्मली पास ऑन होके अपने वापस यूके में आ गए या किसी भी कंट्री में चले गए। अब आप सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हो। अब आपके पास प्रूफ होगा कि लास्ट टाइम जब आप वीजा आप ओवरस्टे किया था, सो आपने एम्बेसी को इन्फॉर्म किया, दैट वाज एक्स वाई जी रीजन, जिसको हम मतलब ओवरकम नहीं कर पा रहे थे और वहां रुकना मैंडेटरी हो गया था। तो उन सिचुएशंस में एक एक्सेप्शन चीज होती है, बट अगर आप नॉर्मली उसको ओवरस्टे करके वायलेट कर रहे हो, यू वोंट बी गेटिंग द वीजा। मैक्सिमम केसेस में आपको वीजा नहीं मिलेगा। जी। ओके। तो इसके बाद किसी ने क्वेश्चन पुट करा है कि क्या सेटलमेंट पॉसिबल है? क्योंकि काफ़ी लोग यूके में स्टक हो जाते हैं, काफ़ी लोगों को वीज़ा नहीं मिलता एंड लोग सोचते हैं कि यूके से बाहर निकला जाए एंड वो प्लान करते हैं कि हो सकता है कि किसी यूरोपियन कंट्री में जाके उनका फ्यूचर सेटल हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप शेंगन वीज़ा पे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जाते हो, इटली, जर्मनी या ऐसे किसी, तो वहाँ पे जाके कोई सेटलमेंट ऑप्शन अवेलेबल होती है, लाइक जैसे यूके में टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो पाता वर्क वीज़ा में, क्या ऐसा किसी कंट्री में पॉसिबल है कि वो ओके, ये सो सेटलमेंट कर पाएँ? मैं फिर से यही बात कहूंगा कि जो लोग यूके में एज अ टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, ठीक है, दे एक्सप्लोर फॉर द जॉब्स, बहुतों को जॉब मिलती है, बट दे हैव टू गो बैक टू देयर होम कंट्री, और उसके बाद वो वापस यूके आ पाते हैं अपने वीजा को स्विच करके। अब 26 प्लस कंट्रीज हैं, हर बॉर्डर की अपनी वीजा इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, जिसको आपको क्या नाम है फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है कि अगर किसी को ईयर में एक बार ये वीज़ा मिल चुका है, क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है कि आप एक ईयर में कितने टाइम शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, कि आप मल्टीपल टाइम अप्लाई कर सकते हो? मल्टीपल टाइम आप आप बार अप्लाई बार, कर। राइट, ओके। इफ यू आर तो जेन्युइन, आपकी सारी चीजें प्रूफ हो रही हैं, सो आप कितनी बार भी उसको अप्लाई कर। तो कोई ऐसी साइट जिससे कि रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल पाए लोगों को इस वीज़ा कैटेगरी के बारे में, जिसे वो खुद रीड कर पाएँ या खुद जिसे वो इंफॉर्मेशन गेन कर पाएँ? श्योर, शेंजन वीजा की वेबसाइट्स पे आप जाकर, यानी कि आप वीएफएस पे भी डायरेक्ट जाएंगे तो वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिलेटेड टू दैट कंट्री। और स्टिल अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए होती है, दे आर नॉट एबल टू सॉर्ट इट आउट, दे कैन कांटेक्ट अस एज वेल। मैं पूरी हेल्प करूंगा कि उनको इन चीजों के लिए सॉर्ट आउट करें। करी है, तो काफ़ी लोग काफ़ी तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं जब वो यहाँ से यूके से ही शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा से, चाहे वो टियर 2 वीज़ा पे, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कहाँ से फॉर्म फिल करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, एंड कुछ लोग चाहते हैं कि कोई उनकी हेल्प कर पाए। तो निखिल भी इन सब में अब आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो निखिल, अगर आप इसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहें? ओके, सो बेसिकली जिस भी तरीके के हमारे पास केसेस आते हैं, सो व्हाट आई डू कि पहले उनकी प्रोफाइल को एनालाइज किया जाता है कि एक्चुअल में उनकी प्रोफाइल है क्या। हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करी, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की उनकी प्रोफाइल में जरूरत है, राइट? किसके बिहाफ पे उनका वीजा जो ग्रांट होगा वो मल्टीपल एंट्रीज का होगा या सिंगल एंट्री का होगा, किस तरीके का ट्रैवल इंश्योरेंस उसमें शो करना है, फ्लाइट बुकिंग्स को किस तरीके से रिफंडेबल बना के उनके लिए शो करा कर देना है। तो इस तरीके की हेल्प को हम करा कर देते हैं। ओके, तो अगर किसी ने इनको कॉन्टैक्ट करना है तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप इनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, देन ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो निखिल, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने अपने टाइम में से टाइम दिया कैटेगरी को एक्चुअली में एक्सप्लोर करने में, मेरी भी हेल्प करी, तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते थैंक हैं यू। नेक्स्ट टाइम एक नई वीज़ा कैटेगरी के साथ एंड कुछ नए डाउट्स के साथ। थैंक यू, थैंक बाय यू। निखिल।